हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईटी जेई। माय नेम इज आरिस सर और आज आप लोगों को लेक्चर नंबर फर्स्ट अगर बात करते हैं, एक्चुअली लेक्चर नंबर फर्स्ट जो होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं आज डिस्कस करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बात को समझेंगे। ठीक है, हर चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, तो इस पर आप ना घबराए कि अरे ये सर थ्योरेटिकल पोर्शन है, बोरिंग है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतना डीपली पढ़ाऊंगा फुल कांसेप्ट के साथ, क्योंकि आप आईटी जेई एडवांस, जेई मेन एडवांस की तैयारी कर रहे हो, नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट है हर चीज बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा। मैं आप लोगों को हर एक चीज, छोटे छोटे पॉइंट में आपको हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग सब लोग जुड़ गए हैं? ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पहले क्वेश्चन उठता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन रखा हूं आप लोगों के सामने कि जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉटल्स है। इस बॉटल्स को अगर तुम ध्यान रखोगे, ये आयरन Fe+2 का बॉटल है, ये आयरन सल्फर का में बॉटल है, ये कॉपर का +2 का है, ये क्रोमियम +3 का है ना, मैंगनीज +3 का है, कोबाल्ट +3 का है, यूरेनियम +4 का है। तो एक्चुअली अगर यहां से देखूं तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉटल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो बॉटल्स है वो किससे मिलकर बने होंगे? ये जो मेटल आप देख रहे हो ये किससे मिलकर बना है? ये बॉटल किससे मिलकर बना है? आप बता सकते हो? एलिमेंट से मिलकर बना है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है, आयरन का एलिमेंट्स है ना, मैंगनीज है, कॉपर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है, बट इन तीनों में अगर देखें, वेरी अगर बात करते हैं तो रिच डाइवर्सिटी है। तो क्वेश्चंस यही अराइजेस होता है कि इतना सर रिच डाइवर्सिटी क्यों है? केमिकल बिहेवियर में इनका रिच डाइवर्सिटी क्यों है? इतना डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों है? ये डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों शो कर रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको इस क्वेश्चंस का अगर आंसर चाहिए या इसको समझना है, तो इंपॉर्टेंट ये बात होता है कि आप इसके एटम लेवल पर बात करें, एलिमेंट लेवल पर बात करें। तो एलिमेंट्स के जो एटम लेवल पर जब आप बात करोगे, मतलब एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझना पड़ेगा। क्या बात समझना पड़ेगा? एटम के इनर स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन यही उठता है, तो किसी भी एलिमेंट का अगर देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग केमिकल बिहेवियर है, इसका रीजन यही हो सकता है। साथ ही साथ हम ये बात पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के इनर स्ट्रक्चर के बारे में, जब हम लोग को नॉलेज होगा तब हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो पहला ये क्वेश्चन होता है कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहा हूं, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहा हूं। तो ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कलर क्यों है। आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो यही रीजन है। हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो आपका डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के इनर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा, तभी आप इस पर आंसर दे पाएंगे। दूसरा, अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट थोड़ा समझिएगा। अगर आपके पास व्हाइट लाइट है, ओके, व्हाइट लाइट, आपको पता है व्हाइट लाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है विबजियोर, VIBGYOR, आप क्लास 10 में पढ़ के आए हो। ओके, विबजियोर। अगर ये विबजियोर का कंसेप्ट अगर आपको देख रहे हो, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्हाइट लाइट को जब किसी सॉल्यूशन से पास करते हो, या कोई भी सॉल्यूशन आपको क्या नजर आता है? ग्रीन कलर का नजर आ रहा है यहां पर। तो ये सॉल्यूशन, व्हाई इज द सॉल्यूशन शोइंग द ग्रीन कलर? ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर क्यों शो कर रहा है? मतलब ये व्हाइट लाइट में से ये क्या क्या, कौन सा लाइट को एब्सॉर्ब किया, और वो कौन सा डिफरेंट टाइप कलर को इमिट किया, जिससे वो क्या हो रहा है? ग्रीन कलर शो कर रहा है। सबसे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो आपने सोचा है कभी व्हाई इज द सॉल्यूशन शोइंग ग्रीन कलर? व्हाई, है ना? तो इन सब का क्वेश्चंस का आंसर आपको बताएगा जब आप एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में समझोगे। राइट, क्लियर है? ओके, फिर मैं अगर बात करता हूं, क्लियर, यहां तो आप लोग क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है? ओके, हेलो, गुड इवनिंग बाबू। चलो, तो यहां तक तो आपको क्लियर है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा रहा हूं, ये शायद आपको समझ में आ रहा है। चलिए, अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट और बात क्या है। अब देखो, मैं स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूं कि एटम कैसे जनरलाइज हुआ, एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में कैसे समझाना है, सब कुछ मैं एक एक करके बताता हूं। ये है एल्केमी। आप लोग क्लास 10 में एल्केमी के बारे में पढ़े हो। ओके, एल्केमी क्या होता है? ये एक तरह का ओल्डेस्ट स्टडी एंड फिलोसफी
ठीक है, ऑफ हाउ टू चेंज द बेसिक सब्सटेंस। ये पहले पुराने जमाने के एक साइंटिस्ट नहीं बोलोगे, फिलोसोफर होते थे। जैसे यहाँ पर किसी भी केमिस्ट्री, मतलब पुराने जमाने में जो केमिस्ट्री का जो डिस्कवर किए थे उनको बोलते थे एल्केमी। ठीक है, इन लोगों का सोच था, इन लोगों का ये सोच था, पुराने जमाने के थे, इन लोगों का ये सोच था कि कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को मैं क्या करूं, नॉर्मल एलिमेंट जैसे हो गया आयरन हो गया, है ना, आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो ये डिफरेंट टाइप के जो बेसिक एलिमेंट है मैं इसको कैसे गोल्ड में कन्वर्ट कर दूं। बात समझ में आ रहा? तो पहले इन लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं नॉर्मल मेटल को मैं क्या कर सकता हूं, एक मेरा गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या। तो इन लोगों का मानना था शायद मैं ऐसा कर सकता हूं। तो एल्केमी लोग ने सोचा कि कहीं ना कहीं मैं आयरन को या मैं कॉपर को, इसको बोलते हैं बेस मेटल, क्या बोलते हैं, बेस मेटल, बेस मेटल को क्या मैं इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं। इन लोगों का मानना था क्या ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। अगर मैं आपको बोल दूं जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और मास नंबर होता है 56, ओके। एंड साथ ही साथ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 एंड मास नंबर है 63.5। तो एक काम करते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, कॉपर या आयरन को मैं गोल्ड में क्या करता हूं, उसको प्लेस करता हूं। अगर उसको रिप्लेस करूंगा तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर देखिए कितना है, 79, और साथ ही साथ एटॉमिक मास कितना है, 197। तो कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को ये बात पता है कि एटॉमिक नंबर जो आपके पास नजर आ रहा है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं आयरन को कन्वर्ट करना चाहता हूं गोल्ड में, जो एल्केमी लोग का सोच था, थिंकिंग था, ओके। तो अगर मान लो मेरे पास आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, मतलब क्या, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 26 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं, 26 प्रोटॉन्स, ओके। तो कहीं ना कहीं, और एटॉमिक मास कितना है, 56। तो शायद आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं अगर लिख दूं, इलेक्ट्रॉन्स कितना है 26, प्रोटॉन्स कितना है 26, और न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना होगा बताओ, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अब ये आप सोचते होगे सर आप कैसे निकाल दिए न्यूट्रॉन, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा, बट इंपॉर्टेंट है मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ओके। मैं आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला था, सब कुछ एवरीथिंग मैं आपको समझाऊंगा। बट अभी देखो मैंने मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस किया तो क्या निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया। अभी आप देखो, ओके। तो एक काम करते हैं, आयरन को जब गोल्ड एटम में कन्वर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं गोल्ड में इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, 79, ठीक है। प्रोटॉन कितना है, 79, ओके। अगर मान लो 197 लिखते हो तो मैं क्या करूं, गोल्ड में न्यूट्रॉन कितना होगा, 197 में ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दो 79, तो हो जाएगा 35, ओके। 35 होगा कि 36 होगा, 36 होगा, ओके। तो अब एक बात बताओ, क्या कहीं ना कहीं जब तुम आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट करोगे तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है, जितना न्यूट्रॉन है, इसको तुम क्या करोगे, चेंज करोगे, चेंज करके इसका एटॉमिक नंबर 26 है तो इसका एटॉमिक नंबर 79 में कन्वर्ट करोगे। मतलब आयरन का एटॉमिक नंबर से 79 करना चाहोगे, 26 से 79 करना चाहोगे तो तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डालोगे। प्रोटॉन कितना 26 है, इसका प्रोटॉन कितना है, इसका प्रोटॉन है 79, तो प्रोटॉन भी क्या करोगे, आयरन में डालोगे। और न्यूट्रॉन अगर बात करो तो इसमें कितना है, न्यूट्रॉन 30, इसमें न्यूट्रॉन कितना 36, इसमें क्या करोगे, 6 न्यूट्रॉन डाल दोगे। तो जब इसमें आयरन में प्रोटॉन ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हो, तभी तो फिर क्या होगा, गोल्ड में कन्वर्ट होगा, है ना। तो इन लोगों का, एल्केमी लोग का मानना था कि एक नॉर्मल एलिमेंट को मैं गोल्ड एटम में क्या चेंज कर सकता हूं। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबल नहीं था, इतना इतना डिफिकल्ट। अगर मैं आपको बोल सकता हूं कि सपोज लेट करो आप इसको कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट कर दो, तो इलेक्ट्रॉन आप डालोगे, प्रोटॉन डालोगे, न्यूट्रॉन डाल के उसमें गोल्ड में कन्वर्ट करोगे, पॉसिबल है क्या किसी एटम में पेनिट्रेट करना, इलेक्ट्रॉन डालना, प्रोटॉन डालना और न्यूट्रॉन डालना, ये इतना ज्यादा आसान नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो मैं नॉर्मल मेटल को एक मेरा गोल्ड मेटल में कन्वर्ट कर सकता हूं, और मेरे लिए कितना कॉस्टली है आपको पता है, गोल्ड कितना आसान हो जाएगा, है ना, हर इंसान के पास गोल्ड रहेगा। तो कि ये आसान बात नहीं है। तो एल्केमी लोग का जो थिंकिंग पावर था, जो पुराने जमाने के जो फिलोसफर, जो केमिस्ट का काम करते थे, उन लोगों का मानना था कि नॉर्मल मेटल को मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो तुम क्या समझे, तुम यही समझे ना, मैं इतने बारे में जो डिस्कस किया, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कहां होते हैं, ये एटम के अंदर में होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मैं एटम के इनर स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा हूं। अगर एटम के इनर स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर मुझे नहीं पता होता तो बताओ मैं एक नॉर्मल एलिमेंट को गोल्ड मेटल में कन्वर्ट कर पाता कि नहीं कर पाता, आप ही जवाब दो। तो एल्केमी लोग का ये मानना था एक नॉर्मल बेस मेटल को मैं क्या कर रहा हूं, मैं गोल्ड एटम में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। तो अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि रेदर देन द एटम्स
elements, we know that today the chemists believe that everything is the world. दुनिया में जितने सारे चीज आपको बने हैं, जितने भी मैटर बने हैं, इन लोगों का मानना था, एल्केमी लोग का मानना था कि दुनिया में जितने सारे मैटर बने हैं वो मैटर 4 एलिमेंट से या 4 एसेंस से मिलकर बने हैं। वो कौन कौन सा? एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर। ये 4 चीज से मिलकर बने हैं। ये 4 चीज से और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मैटर ना बना हो। दुनिया में कोई भी जितने सारे मैटर है वो किससे मिलकर बने हैं? एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर। ये 4 चीज से मिलकर बने हैं। इन लोगों का पुराना जमाना का सोच था, तो इन लोग ये सोचते थे ये 4 मिलके जितने भी मैटर बने हैं वो डिफरेंट टाइप के, वो किससे मिलके बने? 4 एलिमेंट से मिलके बने हैं। तो उन लोगों का कहना था, तो चलो ठीक है, ठीक है, बट इतना भी आसान नहीं था किसी भी नॉर्मल मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करना, राइट? ओके, तो फिलहाल के लिए अब ध्यान समझना, मैं बात करने जा रहा हूं डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, तो अब यहां पर क्या सोचना है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक बात बताओ, मैं एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास सोडियम है, जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम एटम्स है। ओके, सोडियम एटम्स है। अब देखिए ये सोडियम एटम जो देख रहे हो, जब तुम पानी में मिलाते हो सोडियम एटम को, जैसे पानी में डालोगे तो काफी रिएक्टिव होता है। अगर ये रिएक्टिव है तो एक सोडियम एटम जैसे तुम पानी में डालोगे इतना रिएक्टिव है, इतना हाईली केमिकल रिएक्शंस होता है इसका, क्योंकि ये काफी एक्सप्लोसिव होता है। नजर आ रहा है यहाँ पर तुमको? देखो एक सोडियम एटम को जैसे तुमने पानी में डाला तो कितना एक्सप्लोसिव नेचर का है, ठीक है? तो इसका रिएक्शंस बिहेवियर अलग है। मगर वही अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कॉपर, कॉपर की बात करते हो, कॉपर को अगर तुम वाटर में डालोगे तो क्या होगा? नो रिएक्शन। देखा गया कि इसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। फिर अगर देखा जाएगा गोल्ड का, अगर गोल्ड को जब तुम पानी में मिलाओगे, ठीक है, तो देखा गया नो रिएक्शन। मतलब क्यों? क्या रीजन है इसका? कॉपर को जो तुम वाटर में मिला रहे हो, सोडियम को जो तुम वाटर में मिला रहे हो, तो इन दोनों को तो वाटर में मिलाया जा रहा है, बट यहां पर सोडियम क्या कर रहा है? बहुत ही कैच एंड फायर रिएक्शंस कर रहा है। बट यहां पर कॉपर वाटर के साथ नो रिएक्शंस कर रहा है, यहां गोल्ड भी नो रिएक्शंस कर रहा है। फिर ये भी तुम लोग जानते हो, ये भी जानते हो, जैसे मान लो मेरे पास आयरन, आयरन को जब तुम वाटर में डालते हो या कोई मॉइस्चर में डालते हो, वाटर डाल दो या मॉइस्चर कर दो, अगर तुम आयरन में जैसे तुम पानी डालोगे तो या मॉइस्चर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? Fe2O3 डॉट X H2O। ये क्या होता है पता है? ये क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ये फॉर्मूला है रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो ऐसा नहीं है कि रस्टिंग जैसे पानी में डाले ऑक्सीजन, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, आयरन में रस्ट लग गया, कोई ऐसा नहीं है। मतलब ये थोड़ा देर के बाद कुछ घंटों में होता है या कुछ दिनों में होता है, ये इतना रिएक्शन फास्ट नहीं होता। बट सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, ये जैसे डालोगे कैच एंड फायर करेगा। बट देखो आयरन, देखो ये वाटर एंड ऑक्सीजन से बहुत ही लेट, मतलब कि बहुत ही स्लो रिएक्शंस करके क्या कर रहा है? रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है। बट गोल्ड नहीं कर रहा, कॉपर नहीं कर रहा, लेड नहीं करता है, सिल्वर नहीं करता है, ये सारे वाटर से रिएक्ट नहीं करता। व्हाई? क्या रीजन हो सकता है? तो एटॉमिक लेवल पर अगर बात करते हो तो मुझे शायद ये पता हो रहा है कि सर सोडियम रिएक्टिव क्यों है। तो इसका आंसर जानने के लिए आपको एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में शायद आप लोगों को आ रहा है कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर के डिटेल्स में यही है। सब कुछ हम लोग देखेंगे एटम के अंदर के बारे में, राइट? क्लियर है? मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो जल्दी फटाफट। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो फटाफट, ठीक है? चलिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है? अगर अच्छा लग रहा है तो चलो फटाफट लाइक करो और लेक्चर को आगे बढ़ करते हैं, ठीक है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। अब आप लोग सोच रहे हो सर उतारने का तो टाइम नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उतारने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, दे दिया जाएगा, ठीक है? तो पहले इस लेक्चर को कंप्लीट कर ले, और मैं इसको आज भर के लिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आज भर के लिए मैं आप लोगों को क्या करूंगा, ये आपको स्लाइड मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दूंगा, ठीक है? आराम से घर में बैठ के उतार लेना, एकदम आराम से समझो कंसेप्ट के साथ। कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आता है तो आप प्लीज वहां पर कॉपी रखे, वहां पर नोट डाउन कर लीजिए, ओके? देखिए, तो अब क्या हो रहा है, मैं एक टाइमलाइन देखता हूं कि साइंटिस्ट जो है, कौन कौन से साइंटिस्ट एसोसिएटेड हुए डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उसको समझने के लिए कितने वर्षों तक काम चलता गया, क्योंकि अभी तुम देख रहे हो, देखो 1808 से लेकर कहां तक गया मेरे पास 1923। कितने सालों तक मैं अगर बात करता हूं, कितने सालों के बाद एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में समझा गया। बट अगर मैं अगर बात आज के डेट में बात करूं 10 से 11 लेक्चर में ये आप लोग समझ लोगे, है ना? मतलब कि 10 घंटा से लेकर 12 घंटे तक इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या हुआ ये आप लोग समझ लोगे। मगर इसी चीज को डिफाइन करने के लिए, इसका डिस्कवर होने के लिए बहुत टाइम लग गया,
है ना। तो पहले एक बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ एटम, पहले इंपॉर्टेंट है एटम का डिस्कवर होना, उसके बाद एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में समझना। तो इंफॉर्मेशन यही है कि पहला जो हम लोग बात करेंगे 1808 में डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर ऑफ एटम का क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद अगर बात करेंगे जैसे एटम का डिस्कवर हो गया था 19th सेंचुरी में सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कवर हुआ। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता क्या है उसके बारे में फाइंड किया गया 19th सेंचुरी में, जिसमें आप लोगों को यह ध्यान रखना है, जिसमें आपको जेलियस प्लकर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे का डिस्कवर किया गया, ठीक है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ E/m रेशियो किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है। कितना 1897 में डिस्कवर किया गया, ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो गया, उसके बाद आया चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, मैं एक टाइमलाइन बता रहा हूं, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक टाइमलाइन बता रहा हूं कि कैसे कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ 909 में, ठीक है। रॉबर्ट मुलिकन साइंटिस्ट किया, ओके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन के बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया 1886 में, ओके। उसके बाद हम बात करें डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का भी डिस्कवरी हुआ बाय द रदरफोर्ड, इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन फिर 1913 में मेरे पास एटॉमिक नंबर के बेसिस पर डिस्कवर हुआ बाय द मोस्ले एटॉमिक नंबर पर डिस्कवर किया, और नील्स बोहर ने बहुत ज्यादा हाई डेफिनेशन दिया किसके ऊपर में, मेरा बोल सकते हो कि एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में। तो नील्स बोहर वेरी इंपॉर्टेंट 1913 में हुआ, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और डी ब्रॉगली, जिसमें पार्टिकल्स का ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एज द वेव पार्टिकल्स, एज द बोल सकते हो, ठीक है, नेचर, पार्टिकल नेचर एंड द वेव पार्टिकल्स दोनों होने की वजह से, ड्यूअल नेचर होने की वजह से डी ब्रॉगली वो क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो देख रहे हो ना, इतने सारे सिस्टम को हम लोग बारे में पढ़ना है, और भी बहुत कुछ पढ़ना है, मगर ये एटम के बोल सकते हो डेवलपमेंट होने का ये पूरा एक टाइमलाइन है, कौन कौन से साइंटिस्ट किस पर हम लोग डिस्कस किया गया था, ओके, ठीक है, ओके। तो यहां तक तो आपको क्लियर है। देखिए अब हम बात करेंगे, नॉर्मल सा बात है, कौन कौन से साइंटिस्ट है, कैसे कैसे है, ये तो मैंने देख लिया। हर एक पर टाइमलाइन देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। देखो 400 BC में डेमोक्रिटस में अगर बात करते हैं, इन्होंने सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी पर एक क्या किया, पोस्टुलेट किया, थ्योरी दिया। वो थ्योरी क्या था, बोला कि मैटर, जितने सारे मैटर होते हैं, मेड ऑफ द वेरी क्या बोल सकते हो, स्मॉल यूनिट इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स जिस कॉल्ड एटम्स। ये बात तो आप लोग जानते हो। तो ये ध्यान रखना 400 BC में डेमोक्रिटस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एटम के बारे में बताया, और एटम के बारे में बताया, एटम वो एलिमेंट है जो क्या है, इंडस्ट्रियल पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल्स है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन यही दिया, कौन, डेमोक्रिटस। उसके बाद मैं बात करूंगा 350 BC एरिस्टोटल बात करेंगे। एरिस्टोटल अगर बात करते हैं, इन्होंने क्या बताया, ये जो साइंटिस्ट है, ये आप लोग बोल सकते हो एल्केमी से बिलोंग करते हैं, वहां से आते हैं, और इन लोगों का मानना था कि एटॉमिक थ्योरी कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो एटम से, मतलब एटम पर बिलीव ही नहीं करते थे ये लोग, ठीक है। तो ये लोग एटम पर, एटॉमिक का जो मॉडल है उस पर क्या किया, इन लोग विश्वास नहीं रखता था, बिलीव नहीं करता था, ओके। इन लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं, आप लोगों को मैंने बता रखा है कि कोई भी दुनिया में एलिमेंट जो एटम बना है वो किससे मिलकर बना है, अर्थ, फायर, वाटर, एयर से मिलकर बना है, ठीक है। ये आप लोग जानते हो, ये 4 एसेंस से मिलकर कोई भी नेचर का डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल या मैटर बना है, ये 4 एसेंस से मिलकर बना है, इन लोगों का मानना था। ये क्या करते थे, ये एटॉमिक मॉडल पर विश्वास नहीं रखते थे कि एटम सबसे मैटर का स्मॉल पार्टिकल कौन है, एटम है, इस पर विश्वास नहीं करते थे। बोलते थे कोई भी मैटर बना है, कोई भी मैटर जिस एलिमेंट से बना है, वो एलिमेंट कौन कौन सा है, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। तो इनका भी सोचना गलत था, ठीक है। एरिस्टोटल क्या हुआ, फिर फेल हुआ। फिर उसके बाद मॉडल को मॉडिफाई किया गया, जिसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है जिन्होंने बात किया था। पहले अगर बात करते हो यहाँ पर कि डेमोक्रिटस, ठीक है, डेमोक्रिटस जो है साइंटिस्ट जो है, ये साइंटिस्ट तो बताया था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बस इतना ही बताया, ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स होता है। बट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है, पहला एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया, एटॉमिक मॉडल के ऊपर में एक बहुत अच्छा फुल डिटेल्स में क्या हुआ, डिस्क्राइब किया, पोस्टुलेट दिया। बट ध्यान रखना ये भी बाद में फेल हो चुका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या क्या पोस्टुलेट था ये आप लोग मोल कंसेप्ट पढ़ोगे, ठीक है, काफी डिटेल में, मगर मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप लोग अच्छे से समझो, ओके।
ध्यान से देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बताया? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपको पता है मैटर किसी भी दुनिया का जितने सारे मटेरियल है, जितने सारे मैटर है, वो मैटर क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिसका नाम क्या होता है? एटम। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम नाम दिया जाता है, ये आप लोग जानते हो। ओके, तो फिलहाल के लिए ये बात हम जानते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या दिया गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ दिस थ्योरी द स्टेट दैट ऑल द मैटर इज द मेड ऑफ द एटम्स व्हिच आर द इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दुनिया में जितने सारे मैटर है, ऑल द मैटर आर मेड ऑफ क्या? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स या इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसको ब्रेक नहीं करते, जिसका नाम क्या है? एटम्स। ये तो आप लोग जानते हो, बिलीव करते हो। ओके, अगर मैं सेकेंड पार्ट अगर बात करता हूं, इस थ्योरी का सेकेंड पार्ट, इसमें क्या डिस्कस किया गया? बोला गया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट। देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का मैं आपको पोस्टुलेट भी बताऊंगा, ठीक है, ये सही है कि गलत है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ड्रॉबैक भी बता दूंगा कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है, वो आपको समझना है। तो पहले एक बात बताओ, मैं एक बार समझाता हूं आप लोगों को, इन्होंने क्या कहा कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, आर द आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट, सभी रिस्पेक्ट में सही होगा। क्या तुम बिलीव करते हो कि दुनिया में जितने सारे एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का एटम जो होगा वो क्या होगा? सभी चीज, सभी प्रॉपर्टी में, दुनिया का हर एक चीज प्रॉपर्टी वो दोनों सेम करेगा। इन्होंने बताया सेम होगा, ऑल रिस्पेक्ट, सभी चीज में, ठीक है। बिलीव करते हो क्या? नहीं ना, ठीक है। तो आप बोलते हो सर हो तो गया, अगर मैं हाइड्रोजन का एटम लूंगा, अगर मैं हाइड्रोजन का एटम लूंगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सेम एलिमेंट का दो एटम लिया जा रहा है, अगर सेम एलिमेंट का दो एटम लिया जा रहा है तो आप बताओ दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। इन्होंने कहा सेम होगा, बट मैं कर रहा हूं नहीं, ऐसा नहीं है। जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी प्रूफ किया नहीं सर डाल्टन जी आप गलत बोल रहे हो, दो डिफरेंट सेम एलिमेंट का दो एटम अगर लोगे तो क्या होगा? वो सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, वो सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, वो डिफरेंट होगा। इट्स कॉल्ड आइसोटॉप्स। शायद आप लोग जानते हो आइसोटॉप्स के बारे में, अगर नहीं जानते हो तो समझो, यहां मान लो एटॉमिक नंबर 1, यहां मान लो एटॉमिक नंबर 1। आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं? आइसोटॉप्स उसको बोलते हैं क्या? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो अगर मान लो, आप लोग जानते हो हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 111 तो है, मास नंबर 1 2 3। क्या ये हाइड्रोजन नहीं है? सर ये भी तो हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, बट इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट। जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो लिख रहा हूं ना मैं मिटा दूंगा, तो साइड में अगर रफ है तो आप वहां पर लिख लीजिए, जब फाइनल आप लोग उतारेंगे तो वहां पर आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ये बताओ, ये जो देख रहे हो सेम एलिमेंट है बट डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। ये तीनों जो आप देख रहे हो ये क्या है? आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स है। अगर ये आइसोटॉप्स है तो बताइए, डाल्टन तो ये बात बोला था सेम एलिमेंट का जितने सारे एटम ले लो वो हमेशा क्या होगा? सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑल रिस्पेक्ट, है ना। बट ऐसा नहीं है, इन्होंने कहा था ये थ्योरी गलत हो गया। कैसे? देखो, इसमें एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, तो एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा बताइए? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, 1 - 1 = 0। बताइए इसमें मास न्यूट्रॉन कितना है? 0 है। अगर हम यहां पर अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर बात करेंगे, बताइए ध्यान से देखिए, एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन 1, एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन भी 1। अगर न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो 2 - 1 कितना होगा? 2 - 1 1 ही होगा, तो इसमें न्यूट्रॉन 1 आ रहा है, इसमें न्यूट्रॉन 0 था। अच्छा देखिए, इस आइसोटॉप्स को देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1, एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन भी 1, एंड देन 3 जो मास नंबर है तो न्यूट्रॉन क्या होगा? 3 - 1 इज कॉल्ड 2। तो फिलहाल के लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, बट न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन आपका डिफरेंट है। अगर न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा तो हो सकता है उनके प्रॉपर्टी में चेंजेस आया, जो वो हो सकता है रेडियो एक्टिव हो, बहुत सारे अलग अलग नेचर्स के हैं। तो इन तीनों का सेम एलिमेंट है, तो क्या सेम एलिमेंट, क्या तीनों का प्रॉपर्टी सेम है? नो, तीनों का डिफरेंट प्रॉपर्टी है। इस वर्ल्ड मतलब कि हम ये बोल सकते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये मॉडल फेल हो गया, है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? आ जाओ। तो अब देखो, क्या ये लॉ सही था? गलत हो गया। ओके चले, तो अब क्या करता हूं मैं, यहां पर समझाता हूं। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताया कि द थर्ड पार्ट ऑफ द थ्योरी से दैट, इन्होंने बोला अगर डिफरेंट एलिमेंट का एटम को लोगे, हर प्रॉपर्टी उन लोग का डिफरेंट होगा, कुछ भी ऐसा चीज नहीं होगा जिस उन दोनों में सिमिलरिटी आएगा, इनका कहना था, है ना। तो क्या बोला? पढ़ते एक बार।
एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर द डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज, है ना, इन्होंने ऐसा कहा। क्या ये सही है? तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं सर ये गलत है, ये भी गलत है थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये जो बोला और ये दोनों बात क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। एक काम करिए, मैं दो डिफरेंट एलिमेंट लेता हूं, दो डिफरेंट एलिमेंट, एक लेता हूं ऑर्गन का, एक लेता हूं कैल्शियम का। क्या ये दो डिफरेंट एलिमेंट है? यस सर। अगर ये दो डिफरेंट एलिमेंट है तो बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। मास नंबर अगर हम देखेंगे तो मास नंबर देखिए इसका होता है 39.98, अप्रॉक्स अगर हम बात करेंगे तो 40, ठीक है, इसका होता है प्योर 40। तो बताइए दो डिफरेंट एलिमेंट है, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो डाल्टन ने कहा था दो डिफरेंट एलिमेंट अगर आप लेते हो तो उन दोनों का, दोनों एटम में क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा। ऑल द रिस्पेक्ट, जितने भी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, जितने भी प्रॉपर्टी है, सभी के सभी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बट ऐसा नहीं है किस केस में, आइसोबार। आइसोबार किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, बट मास नंबर क्या हो, सेम हो। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। जब भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, देखो इसका मास नंबर 40, इसका मास नंबर 40, इसका मास नंबर क्या है बताइए, मास नंबर सेम है, तो क्या ये आइसोबार होगा? तो यस। तो आइसोबार के केस में, आइसोबार के केस में हम ये बात बोल सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंट प्रॉपर्टी, डाल्टन ने कहा था डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, बट एक चीज तो सिमिलरिटी आया, क्या, इसका मास नंबर क्या है, सेम है। जब मास नंबर सेम होगा तो कुछ तो प्रॉपर्टी सिमिलरिटी आ रहा है, बट डाल्टन तो ऐसा नहीं बोला था। डाल्टन तो यही बात बोले थे कि हर प्रॉपर्टी उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक सिमिलरिटी पाया गया जिसका मास नंबर सेम है। तो डाल्टन का ये भी प्रॉपर्टी बेचारा फेल हो चुका, तो ये भी फेल, ये भी फेल। बोलो यहां तक क्लियर है, राइट। फिर बात करते हैं पार्ट नंबर 4। फोर्थ थ्योरी में अगर ये बात डिस्क्राइब होता है तो ये बात आप लोग साइड में उतारते रहो, अगर आप लोग को ये चीज है कैलकुलेशन करना है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ पार्ट में अगर देखते हैं, द पार्ट ऑफ द थ्योरी, फोर्थ पार्ट क्या बोला गया है, एटम कंबाइंड इन द सिंपल बट फिक्स रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, कहीं ना कहीं मैं आपको अगर बताना चाहूं, इन्होंने ये बात बताना चाहा कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं या दो से ज्यादा एटम जब कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं, और वो सिंपल रेशियो में या फिक्स्ड रेशियो में ऑलवेज। तो राइट, ये तो बात सही है। कैसे सही है सर बताइए, चलिए उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आइए समझिए अच्छे से, हर एक बात को मैं क्लियर कराऊंगा, मैं आपको बोल दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा। बात को थोड़ा समझिएगा, ओके, बात को थोड़ा समझिएगा, मैं आप लोगों को हर एक चीज समझाऊंगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तभी तो हमारे इंपल्स आईटी तरफ से बहुत सारे आईटी जेई हो गया, जेई में एडवांस हो गया, मेडिकल इंजीनियर बच्चे निकल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना निकल रहे हैं, है ना। तो जब तक आपको हर एक चीज के बारे में डिस्कस नहीं होगा तब तक आप लोग कभी कोई भी कंपटीशन आप क्रैक नहीं कर सकते। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेसिक से आप हाई लेवल तक लेके जाए। ओके, अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसका पॉइंट नंबर 4 में। देखो कोई भी कंपाउंड अगर बना रहे हो, जैसे मान लो मैं बनाता हूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सॉरी वाटर, अगर अगर वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हो तो वाटर में दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कैसे करोगे, सिंपल रेशियो में करना होगा, ठीक है, मास के बेसिस पर करना होगा। ओके, अच्छा, मास के बेसिस पर करोगे तो ये मास का रेशियो जो होगा ना फिक्स्ड होगा, ऐसा नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना, 1, कितने हाइड्रोजन है, 2। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तुम कंबाइन करोगे, उसको रिएक्शंस करवाओगे, तो किसके बेसिस पर करोगे, मास के बेसिस पर करोगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो इंटू 2, ठीक है। अच्छा, यहां ऑक्सीजन देखो, ये रेशियो में लिख रहा हूं, ऑक्सीजन कितना एटॉमिक मास 16, तो देखो यहां कितना है 2:16, तो इसको काटो, कितना आएगा 1:8, तो मास का रेशियो कितना आ गया 1:8। जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा, वाटर इज द मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जो भी बात करते हो, तो वाटर इज द मॉलिक्यूल्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो दो डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहे तो एक फिक्स रेशियो है इनका, ठीक है, फिक्स रेशियो बाय वेट। कैसा, हाइड्रोजन का 1 पार्ट, ऑक्सीजन का 8 पार्ट, जब आपस में कंबाइन करेगा तभी ऑक्सीजन बनेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इनका वाटर बनने का जो टेंडेंसी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलने का जो टेंडेंसी है, इज अ फिक्स्ड रेशियो। ध्यान रखना, इस फिक्स रेशियो पर तभी वाटर बन सकता है। अगर क्वेश्चन आएगा, अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1:7 के रेशियो में रखेंगे, क्या ये वाटर बनाएगा, क्वेश्चन बताओ, क्या ये वाटर बनाएगा, जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी से, क्या ये वाटर बनाएगा, हाँ या ना, नो, वेरी गुड, कभी नहीं बना सकता।
क्योंकि दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो फिक्स रेशियो होना चाहिए, फिक्स रेशियो बाय वेट। इसलिए ध्यान रखना, द पार्ट ऑफ द थ्योरी द सम एटम कंबाइन द सिंपल बट द फिक्स रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड एंड द मॉलिक्यूल्स, राइट। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में क्या बताया गया, ध्यान समझिएगा। ये तो जानते हो, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो यार। क्या पढ़े हो, द थ्योरी से दैट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वेरी इजी, ये तो जानते ही हो। आगे बात करता हूं। 6 बोला गया कि द एटम ऑफ द टू एलिमेंट में कंबाइन इन द डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म द मोर देन वन कंपाउंड। एक या एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। जब भी एटम डिफरेंट रेशियो में अगर कंबाइन करता है तो वो डिफरेंट रेशियो में अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करेगा, राइट। ये भी बात सही है, ये भी राइट। कैसे सही है सर, बताइए सर। चलिए बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड देखे हो, कार्बन डाइऑक्साइड देखे हो, हाँ सर देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड अगर तुम देखो और मैं एक कार्बन मोनोऑक्साइड देख रहा हूं, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, उसमें भी कार्बन है, उसमें भी ऑक्सीजन है, दोनों प्रेजेंट है। तो अगर यहां पर मैं अगर कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो देखूं, बताइए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 2 है ना, एक एटॉमिक मास 16 एंड ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका रेशियो अगर देखा जाए तो काटो, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 है ना। तो 3:8 के रेशियो में जब कंबाइन करेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। बट कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 2 4 सॉरी 2 6 12, 2 8 6 है ना। तो अब काटो, काट दो यहां से। 2 कितना है, 2 3 6, 2 4 8, तो 3:4 के रेशियो में कंबाइन होगा। तो देखो कार्बन 3:8 के कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड 3:4 के रेशियो में बन रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट जब डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करेगा तो डिफरेंट कंपाउंड भी बना सकता है। वेरी इजी, बहुत इजी हुआ। मैं केमिस्ट्री को तो एकदम इजी कर देता हूं, मैं तो केमिस्ट्री को, लैंग्वेज को एकदम इजी कर देता हूं। बच्चे बच्चे जानते हैं, जो भी हमसे क्लास करते हैं बच्चे केमिस्ट्री के बारे में एकदम क्या बोले, अपने से बड़ाई करना पाप है ना, नहीं दरकार है। आप लोग खुद करोगे, क्लास करो, आप लोग खुद करोगे कि वाह सर वाह क्या बात है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जब जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मेरे मैटर के बारे में, एटम के बारे में डिस्कवर हो गया, एटम के बारे में सारा थ्योरी दे दिया, उसके बाद माइकल फ्राइडे नाम के साइंटिस्ट 1830 में आए। और आने के बाद इन्होंने मतलब कि देखो इलेक्ट्रॉन का तो डिस्कवर अभी तक हुआ नहीं है, एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोग समझे नहीं है ना। अभी तक हम लोग किसी बारे में समझे नहीं, मगर माइकल फ्राइडे इतने अच्छे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ ही नहीं था उससे पहले ये दूसरे मेथड यूज करके इलेक्ट्रॉन के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बता दिए, ठीक है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा इंडिकेशन किए, और वो कैसे, बाय द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताया। वो क्या, आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े हो क्लास 10 में, वेरी आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े हो क्लास 10 में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो नॉर्मल सर्वे में मैं इस पर ज्यादा भी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये अलग से चैप्टर आप लोग क्लास 12 में है, मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, मगर अभी नहीं। अभी मैं थोड़ा सा बताता हूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Na है और यहाँ पर Cl है, NaCl, देखिए ना, Na प्लस और Cl माइनस। मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ किसका, Na और Cl का, ठीक है, NaCl सॉल्ट का, ओके। अब देखो जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इसका नाम दिया गया कैथोड, इसका नाम दिया गया एनोड, ठीक है। कैथोड का चार्ज क्या होता है, एनोड का चार्ज क्या होता है, बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। ये मेरा नेगेटिव हुआ, कैथोड का चार्ज नेगेटिव, ठीक है, कैथोड का चार्ज नेगेटिव और एनोड का चार्ज पॉजिटिव। बच्चे बोलते हैं नहीं सर कैथोड का चार्ज पॉजिटिव, एनोड का चार्ज नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कंसेप्ट दूसरा है, मैं आपको समझाऊंगा। अभी याद करने का टेक्निक समझो, ठीक है। Na प्लस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, Cl माइनस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। Cl माइनस Na प्लस को हम लोग नाम देते हैं कटायन, ओके, और Cl माइनस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन, ठीक है। तो देखो ये जो देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा तो एनायन को अट्रैक्ट कर रहा, तो एनायन को अट्रैक्ट करने का मतलब ही हो गया एनोड, ठीक है।
और ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है, Na+ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो Na+ को अट्रैक्ट करना मतलब वो कटायन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कटायन को अट्रैक्ट करने का मतलब हो गया कैथोड, नाम समझ लो। उसके बाद चार्ज, कटायन इधर आ रहा है मतलब ये नेगेटिव चार्ज का होगा, ठीक है। यहां पर एनायन आ रहा है तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज का होगा। नॉर्मल वे में समझो, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो तो एक कटायन एक एनायन एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में डिपॉजिट हो रहे हैं इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। तो कितना डिपॉजिट हो रहा है, अब ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, माइकल फैराडे साइंटिस्ट ने अभी भी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ, मगर इन्होंने एटम को डिपॉजिट करवाया और देखा कि कितना एटम डिपॉजिट हो रहा है, मतलब उतना करंट आप पास करोगे, जितना करंट पास करोगे उतना क्या हो रहा है, एटम आयंस जो है वो डिपॉजिट कर रहा है। तो जो मास ऑफ एटम जो है डिपॉजिट कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर। और इलेक्ट्रिसिटी जो तुम देख रहे हो वो किस बात पर है, इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होना मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। करंट जितना पास करोगे मास उतना डिपॉजिट होगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि एटम के इनर स्ट्रक्चर की जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना एटम क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एटम अट्रैक्ट हो रहा है, एटम के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है तभी अट्रैक्ट हो रहा है, इसमें प्रोटॉन है तो अट्रैक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बेसिस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्होंने डिस्कवर किया है ना। ओके, अब देखिए यहां पर ध्यान समझिए। अब एक बात बताइए कि यहां पर क्या हो रहा है, कि कहने का मतलब क्या हो रहा है कि माइकल फैराडे ने सबसे पहले एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में तो थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि मास जितना डिपॉजिट होगा करंट आप उतना पास करोगे, और करंट से इलेक्ट्रॉन को मेजर किया गया कि इलेक्ट्रॉन कितना क्या होगा, किधर डिपॉजिट होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रोटॉन। तो कहीं ना कहीं एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का कंसेप्ट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट किया जा रहा है, राइट। अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ, 1891 में जी.जे. स्टोनी ने, इन्होंने पहले ही बोल दिया कहीं ना कहीं आप जो टर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर पहले ही उन्होंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर अभी भी नहीं हुआ है, मगर इन्होंने बोला जो भी सिस्टम है, जो भी नेगेटिव चार्ज वाला सिस्टम आपको नजर आ रहे हैं, वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा, वो फंडामेंटल जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, वो उसका नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन। इन्होंने पहले ही डिस्कवर, कुछ प्रॉपर्टीज था, उनको देखकर इन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। प्रूफ किया वो क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मगर अब ये साइंटिस्ट है, हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने नाम दे दिया जे.जे. स्टोनी ने, ठीक है। उसके बाद चेक किया गया आगे 1897 में जे.जे. थॉमसन साइंटिस्ट ने आने के बाद बोला कि नहीं, जे.जे. थॉमसन कैसे किया इलेक्ट्रॉन खोज, मैं वही डिस्कस करने होऊंगा। जब जे.जे. थॉमसन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कर लिए, उसके बाद देखा हाँ सही बात, मतलब जी.जे. स्टोनी जो बात किए थे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ही है, बेस सही है, वो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन का, पता चला कि हाँ सही नाम दिए थे कौन, जी.जे. स्टोनी ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात बोल सकते हैं 1897 में हम लोग डिस्कस करना है जे.जे. थॉमसन। तो जे.जे. थॉमसन क्या था, किसके बारे में डिस्क्राइब किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे सिस्टम का एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेन खेला यहीं से स्टार्ट होता है। तो अब यहां पर आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कैथोड रे ट्यूब के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझो, यही पूरा गेम स्टार्ट होता है पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो पहले काम करते हैं, कैथोड रे ट्यूब के बारे में बात करते हैं। तो जे.जे. थॉमसन साइंटिस्ट ने ये क्या कर रहे थे, ये दोनों मतलब अपने फ्रेंड के साथ, साइंटिस्ट है, उनके फ्रेंड लोग भी साइंटिस्ट थे, ये दोनों रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते एक्चुअली क्या हुआ, वहां पर अचानक से बिजली कड़कने लगा, नजर आ ही रहा है तुमको, क्रैकिंग हुआ, बहुत ज्यादा साउंड, ठीक है, हेवी साउंड आवाज किया। तो जे.जे. थॉमसन जैसे ऊपर उठाया, देखे ये अचानक क्रैकिंग किया और खत्म हो गया, ठीक है। तो अपने फ्रेंड से बोले ये क्या था, ये आवाजें कैसे थी, जो ऐसा क्रैकिंग टाइप का आवाज हुआ, बहुत चमका, एक बिजली टाइप का क्रैकिंग, ये एक्चुअली है क्या। तो जे.जे. थॉमसन वहीं से समझ लिए कहीं ना कहीं हम भी कुछ ऐसा एपरेटस तैयार करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, हम भी कुछ ऐसा एपरेटस बनाए जो दुनिया लोग को देखा है, जो कि बहुत कम टाइम में ये बिजली कड़कता है और खत्म हो जाता है, और ये है क्या, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली बहुत ही कम टाइम तक क्रैकिंग होता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। मैं कुछ ऐसा एपरेटस तैयार करूंगा जो काफी टाइम तक मैं इसको दिखा सकूं किसी भी
अपने फ्रेंड्स को या किसी भी सामने इंसान के सामने मैं इसको दिखा सकूं, प्रूफ कर सकूं ये एक्चुअली है क्या। तो उसी टाइम से साइंटिस्ट ने जे थॉमसन सोचना स्टार्ट किए और अपना एपरेटस तैयार किए, और एपरेटस तो बहुत जल्दी तैयार हो गया था, मतलब कि कैथोड रे ट्यूब तो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था, बस कैथोड रे ट्यूब को यूज किए और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, E/m का रेशियो डिस्कवर किया, मैं बात करता हूं, समझिए अच्छे से कैसे किया। सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब होता क्या है, कैथोड रे ट्यूब होता क्या है उस पर थोड़ा हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये मेरे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर में मैंने क्या किया, एक वैक्यूम पंप डाला, एकदम ध्यान सुनना, वैक्यूम पंप मैंने लगाया, और इस वैक्यूम पंप से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में मैं गैस फिल कर सकता हूं, ठीक है, कोई भी गैस हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट नेचर का गैस हो सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट नेचर का गैस तुम फिल कर सकते हो, इसमें गैस फिल किया गया। अब बच्चे बोलते हैं गैस क्यों फिल कर रहे हैं, सब कुछ समझा देंगे, बात को समझना अच्छा से। अब देखो ये क्या किया गया, हाई वोल्टेज का यहाँ पर क्या किया गया, इलेक्ट्रिसिटी या प्रोड्यूस लगा दिया गया है, ठीक है, एक कैथोड एक एनोड। अच्छा ये पॉजिटिव इंड है, तो देखो ये आया, यहाँ पर एक ट्यूब लगा हुआ है, आपको देखो एक प्लेट लगा हुआ है जो जुड़ा हुआ है किससे, प्लस से, ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ओके, जिसको नाम दिया गया एनोड। और देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंड अट्रैक्ट होके टच कर दिया मैंने एक प्लेट के साथ, ठीक है, इसको नाम दिया गया कैथोड, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है, ओके। बात समझो, अब क्या हुआ है, इस वैक्यूम पंप से गैस को तुम बढ़ा भी सकते हो डाल भी सकते हो, पहले इसमें गैस फिल किया गया, ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया, बात को समझना ओके। अब इसमें गैस फिल किया गया और जैसे हाई वोल्टेज डाला गया, हाई वोल्टेज डाला गया, डालने के बाद प्रेशर बहुत ही ज्यादा अंदर में, गैस बहुत फील अंदर में, ठीक है, हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, हर एक चीज का रीजन, पहले आराम से जो मैं बोल रहा हूं उससे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेटिस्फाई नहीं, बस इतना मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, बात समझना। यहां पर गैस फिल किया गया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, यहां पर गैस का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, जैसे यहां से पावर सोर्स ऑन किया गया तो क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एक अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, जैसे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया गया और जैसे हाई प्रेशर किया गया, देखा कोई ग्लो नहीं हो रहा, फिर क्या किए, वैक्यूम पंप की हेल्प से इसमें से कुछ मीडियम से क्या निकाला गया, यहां से गैस को निकाला गया। अब जैसे से गैस को बाहर निकाल रहा है, निकाल रहा है, तो जैसे एक टाइम पर फिक्स्ड हुआ, क्योंकि हर गैस का अपना अपना नेचर होता है, तो गैस डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से वैक्यूम पंप के अंदर में, वैक्यूम पंप से जो तुम निकाल रहे हो तो उसके अंदर में जो प्रेशर होगा अलग अलग होगा, गैस डिफरेंट है तो प्रेशर भी डिफरेंट होगा। तो मान लो जो भी मैंने एक गैस फिल किया तो उसका प्रेशर कुछ भी होगा, जब यहां से वैक्यूम पंप से जब तुम प्रेशर गैस को बाहर निकाल रहे हो तो अंदर का क्या होगा, प्रेशर, गैस कम होगा, और गैस के कम होने से प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अब जैसे प्रेशर कम हो रहा है, एक पॉइंट पर नजर आया कि क्या हो रहा है, यहां पर एक लाइट नजर आ रहा है क्या आप लोगों को, आप लोगों को शायद नजर आ रहा है ना, देखिए एक ग्लो करता हुआ नजर आया, देखिए यहाँ पर ग्लो करता हुआ लाइट नजर आया, और ये लाइट वैसा ही है जैसे आप क्रैकिंग बिजली देखते हो ना, जैसे करता है, और थोड़ा सा साउंड आवाज आया, ओके। जैसे थॉमसन खुश हो गए, अभी ऐसे खुश हो गए, अब सोचने लगे ये मैं तो कर डाला, उनके ये तो कर तो दिए, मगर दिमाग में उनके पास क्वेश्चन आया, ठीक है, क्या क्वेश्चन आया बाद में समझेंगे, पहले ये बात समझो, क्रैकिंग हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, एक लाइट जलने लगा, ठीक है, कुछ ऐसा बोल सकता हूं मैं, ऐसा नजर आ रहा है, देखो ऐसे ही कलर का बिजली क्रैकिंग होता है ना, तो यहाँ पर लाइट पूरा ग्लो करने लगा और काफी थोड़ा सा क्रैकिंग टाइप का आवाज आने लगा। तो अब क्या हो रहा है कि आपसे क्वेश्चंस में ये पूछता है कि अंदर में गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए, अंदर में गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए, तो इस गैस का प्रेशर माना गया कम से कम आप कितना रखोगे, अराउंड प्रेशर जो अराउंड रखोगे 10 टू पावर -2 atm, कितना, 10 टू पावर -2 atm, और जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, यहां से जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो मेरा 1000 वोल्टेज का होना चाहिए। तो ये बात प्रूफ इन्होंने अपने डेटा में लिखा और ये पता किया कैथोड रे ट्यूब जो है, कैथोड रे ट्यूब नाम क्यों दिया गया, क्यों दिया गया, अभी सबको समझ में आ जाएगा। अभी क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ग्लो हो गया, बल्ले बल्ले हो गया, किसका, क्या, जे थॉमसन का, सब पूरा मोहल्ला में, पूरा उनके आसपास जितने लाइब्रेरी में सब लोग भीड़ भाड़ लगाने लगे, बोले जे थॉमसन ने एक बहुत अच्छा काम किए, वो क्या, एक ट्यूब के अंदर में जो क्रैकिंग आवाज आ रहा था, बिजली जैसा लाइट पास हुआ, ग्लो करने लगा, वो काम होने लगा। बट थॉमसन के दिमाग में क्वेश्चन आने लगा, अब क्वेश्चंस आगे और प्रोड्यूस हुए, उन्होंने बोला कि क्या ये ग्लो जो कर रहा है, ये जो लाइट ग्लो कर रहा है, ये है क्या, कर तो दिया, मगर इनका क्वेश्चन दिमाग में ये है क्या, ये लाइट ग्लो जो किया ये किस नेचर का है ना, मुझे तो पता नहीं। तो अब इसके ऊपर सर्च होने लगा, सर्च क्या होने लगा, समझना, कैथोड रे ट्यूब में सर्च क्या हुआ, सबसे पहले इंफॉर्मेशन, पहला बात,
कि ये कैथोड रे ट्यूब नाम जो दिया गया, क्यों दिया गया, और इस पर सर्च जब किया, ऑब्जर्वेशन 1 क्या किया गया, सबसे पहले देखो यहां पर जो तुम देख रहे हो एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहां भी एक इलेक्ट्रोड रखा गया, इसको कैथोड बोला गया, इसको एनोड बोला गया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो एनोड है ना, एनोड के ऊपर तो होल कर दिए, एनोड का जो प्लेट लगाए थे वहां पे एक होल कर दिया गया। अब होल तो कर दिया गया, ये जो ग्लो कर रहा है, ठीक है, ये जो ग्लो किया, ग्लो जो किया, ठीक है, मगर कहां से कहां आ रहा है मुझे पता नहीं चला। एक्चुअली ये इधर से भी जा सकता है, ये जो ग्लो कर रहा है इधर से भी आ सकता है, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं क्या, ये जो लाइट देख रहे हो ये इधर से भी ग्लो कर सकता है, इधर से भी आ सकता है। ये पास कहां से कहां कर दिया, यहां से भी पास करके जा रहा है, यहां से पास कर जा रहा है। एज वेल यू तुम जानते हो ना, जैसे ट्यूबलाइट जो होता है जैसे ग्लो करता है, अचानक से ग्लो कर जाता है, मगर उनका डायरेक्शन कहां है, कहां से कहां फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इन लोगों का पहला ऑब्जर्वेशन था, पहले क्या है कि जब ग्लो किया तो ग्लो करने को देखने के लिए सबसे पहले यहां पर जो देख रहे हो एक फ्लोरेसेंस नाम का एक सब्सटेंस रखा गया, फ्लोरेसेंस नाम का, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड से ये पता चला कि जैसे यहां पर होल किया गया, लाइट तो ग्लो किया, मगर उसका डायरेक्शन क्या है मुझे तो अभी नहीं पता, ओके, उसका डायरेक्शन क्या है मुझे अभी नहीं पता। क्या अलग अलग गैस था, आपका गैस हीलियम भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा हाइड्रोजन भी गैस कर सकते हो, बहुत सारा गैस हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गैस तुम रख सकते हो, ओके ओके। अब एक बात बताओ, जैसे यहां पर होल किया गया, ठीक है, जैसे आप यहां पर होल करोगे, होल करने से क्या होगा मुझे तो पता नहीं है कि ये तो डायरेक्ट ग्लो कर गया, मगर कहां से कहां ग्लो किया ये मुझे नहीं पता। तो जैसे होल किया गया तो होल करने के साथ आपका यहां पर स्क्रीन के साइड में, ठीक है, स्क्रीन के साइड में यहां पर जो तुम देख रहे हो यहां पर जिंक सल्फाइड लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पर कोई भी रे जब टकराता है तो वहां पर शाइनिंग करने लगता है, और यहां पर आपको सर नजर भी आ रहा है ग्रीन कलर का शाइनिंग करता हुआ यहां पर एनिमेशन आपको दिखाया जा रहा है। तो इससे यह बात पता चला, जैसे यहां पर होल किया गया तो ये लाइट पूरा तो ग्लो कर गया, बट ग्लो तो किया बट यहां पर आपको शाइन करता हुआ नजर आया। तो इस बात का प्रूफ है कि कहीं ना कहीं ये रे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, कैसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, जिससे यहां पर ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे ये बात प्रूफ चला कि कैथोड रे या कोई भी रे जो है, मुझे नहीं पता कैथोड रे क्या है, ये जो रे जो हो रहा है वो कैथोड से एनोड की तरफ क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया कैथोड, और उसमें रे प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड रे, और ट्यूब के अंदर में हो रहा है, और इसका नाम रख दिया कैथोड रे ट्यूब। साथ ही साथ डिस्चार्ज ट्यूब भी रखा जाता है, क्योंकि इसमें चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज ट्यूब भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हुआ व्हाट इज द कैथोड रे ट्यूब। द फ्लो ऑफ द रे फ्रॉम द कैथोड टू एनोड कैन बी फर्दर चेक बाय द मेकिंग द होल इन द एनोड and the coating the tube behind the anode with the phosphorescence material zinc sulfide। और साथ ही साथ पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया क्या, कि फ्लो ऑफ द रे फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। बोलो ये बात क्लियर है। तो पहले मैंने क्या सिखाया कि कैथोड रे ट्यूब के नाम क्यों दिया गया, ये कैथोड से एनोड ट्रांसफर होता है, ओके, क्यों होता है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा ऑब्जर्व क्या किया, अब साइंटिस्ट जे थॉमसन सोच रहे हैं आखिर ये तो कैथोड से एनोड ये ट्रांसफर हुआ, ये तो मुझे पता चल गया, मगर ये लाइट है क्या मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब इस पर सर्च करने लगे, इस पर इन्वेस्टिगेट करने लगे। अब ये देखो कैथोड रे जो होता है क्या स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है, क्वेश्चन उनके दिमाग में आया। दूसरा अगर हम बात करेंगे, देखो यहां पर क्या है, वो जे थॉमसन इज अ क्रिश्चियन, आपको पता है उन्होंने लॉकेट पहना था क्रॉस का, वो क्या किया अपने गले से जो मेटल का क्रॉस पहने हुए थे उस वहां से क्रॉस को निकालने के बाद इन्होंने अपने सेट को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद देखो यहाँ पर क्रॉस लगाया, ठीक है, क्रिश्चियन का जानते हो ना क्रॉस, है ना, ऐसा होता है ना, तो वही उन्होंने क्या किया, इन्होंने लगाया, जैसे लगाया, अब देखो जैसे ये ट्यूब को ग्लो किए, देखो यहाँ पर शैडो मिल रहा है, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर शैडो मिला, और ये शैडो जो मिल रहा है ना, ये शैडो कहां मिल रहा है, जस्ट इसके बगल में मिल रहा है, और यहां पर क्या है, कैथोड है, और यहां पर क्या है, यहां पर लगा हुआ है एनोड, ठीक है। तो देखो शैडो यहां मिलने का मतलब क्या है, कोई भी इंसान अगर मान लो आप लोग रास्ते में चलते हो, सन यहां पर है, तो देखते हो कि जब लाइट आता है तो आपका जो शैडो बनता है उसके सामने बनता है, देखो ना, सामने बनता है,
तो कोई भी जब लाइट आएगा तो शैडो इसके सामने बनेगा। तो अगर बात बताओ ये एक्सपेरिमेंट से और भी चीज पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि ये कैथोड से एनोड आता है। कैसे? देखो ये मेरा लॉकेट है, ठीक, कास्ट का। जैसे लाइट आया इसके यहां पर शैडो बन गया। मतलब क्या हो रहा, मतलब कैथोड रे कहां से आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, कैथोड से एनोड आ रहा है, ये रे कैथोड से एनोड आ रहा है, ये पता चला। और जो शैडो देख रहे हो, ये शैडो आपका बहुत ही शार्प मिला। शार्प का मतलब समझते हो, एकदम क्लीन। अच्छा मान लो कोई मान लो जैसे ये कास्ट है, जैसे मान लो मैं यहां पर ले लेता हूं, समझाता हूं आप लोगों को, समझिए अच्छे से। जैसे मान लो यहां पर, ठीक है, लॉकेट है, ओके। अब ये लॉकेट से अगर सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट जब आएगा, तो सनलाइट आने से यहां से तो क्या होगा, शैडो बन रहा है। शैडो किधर किधर बनेगा, शैडो को मैं अलग कलर से दिखाता हूं, ठीक है, शैडो को मैं अलग कलर से। और जो शैडो बनता है ना, एकदम शार्प बनेगा। शार्प मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं। अगर टेढ़ा मेढ़ा बन गया, समझ जाना वो जो रे है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं कर रहा है। जैसे मान लो यहां से अगर रे आता या ऐसे करते हुए मतलब आने का रीजन अगर बात करो, टेढ़ा मेढ़ा आने मतलब समझ रहे हो, ऐसे कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी ऐसे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। तो आने से क्या होगा ना, जो शैडो मिलने वाला है वो आपको शार्प नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। तो शैडो जो है मेरा शार्प आने का इस बात का गारंटेड करता है कि एक रे जो आपको यहां से यहां जो कैथोड से एनोड जो रे आ रहा है, वो रे आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। कैसा कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब कैथोड रे ट्यूब का जो तुम देख रहे हो, उसमें जो रे है, वो क्या हो रहा है, एक बहुत ही क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। मतलब ऐसे पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसे पाथ फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट से दो चीज पता चला, कैथोड से एनोड ट्रांसफर हो रहा है, एक दूसरा एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो हो रहा है शार्प शैडो मिलने की वजह से। तो इंफॉर्मेशन यही है, आपको ये बात समझ में आना चाहिए। डू कैथोड रे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन? यस। कैसे, आपको समझ में आ रहा है? तो ऑब्जर्वेशन, इन्होंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन किया। पहला तो ऑब्जर्वेशन से समझ में आया कि क्या है, ये कैथोड से एनोड पास कर रहा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, कैथोड रे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। यस, ये कैथोड रे स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द पाथ ऑफ द कैथोड रे कास्ट इन शार्प शैडो। शैडो कैसा है, एक शार्प आया। क्लियर? अब एक बात बताइए, ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन समझिएगा, कैथोड रे ट्यूब के बारे में, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब में अगर हम बात करते हैं कि डू कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये तो पता चल गया स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। ये तो पता चल गया कि ये कैथोड है, जो ये रे जो है कैथोड से एनोड जाता है। अब ये भी बात पता रखना बाकी है कि आपका कैथोड रे जो है, कैथोड रे, अब रे का नाम दे दिए कैथोड रे। अब जो ये रे है, क्या ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना है? क्या ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना है? यस या नो? अब ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअली पता तो नहीं है ये क्या है, बस ये रे नजर आ रहा है ना। तो अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए ध्यान समझना, एक व्हील लगाया गया। व्हाट इज व्हील? एक व्हील जानते हो ना, जैसे बच्चे लोग लेकर घूमते हैं, है ना, देखो पंखा तरह घूमता रहता है, हवा से रोटेट करते रहता है, इसी टाइप का एक व्हील यूज किया। अब ये व्हील जो तुम देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर तो आपको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, समझिएगा, ठीक है। अब जो ये व्हील जो है, व्हील में मैं ऐसे बनाता हूं, ये ट्यूब है, ठीक है। यहां पर एक आपका कैथोड, ये एनोड, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओके। अब देखो इसको कनेक्ट किया गया मैं बैटरी से, मैं उतना ड्रॉ नहीं करूंगा, आप लोग समझ लो, ओके। अब देखो क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां बीच में व्हील रखा, और व्हील में ना देखो, ये यहां पर एक तरह से ब्लॉक किया रास्ता को, ठीक है, एक सिस्टम रखा, ब्लॉक किया, ठीक है। रे तो बहुत सारे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, है ना। ब्लॉक क्यों किया, समझ में आएगा। और यहां पर एक व्हील लगाया गया, व्हील जो तुम देख रहे हो ऐसे, ठीक, ऐसा व्हील, ओके। ये यहां पर ब्लॉक क्यों किया गया, समझाता हूं मैं अभी आपको, क्यों रखा गया समझाता हूं। अब एक बात बताओ, जब आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो रे आया, अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो क्या होता, तो ये क्या करता, ये टकराता, रोटेट करता यहां से व्हील को, और ये भी टकराता रे को, यहां से इसको रोटेट करता। देखो ये रे आ रहा है, टकराएगा यहां से, इसको रोटेट कर देगा। तो देखो ये व्हील इधर भी रोटेट कर रहा है, और ये रे इसको रोटेट करके ऊपर भी कर सकता है। तो ये व्हील जो होगा अच्छे से रोटेट नहीं करेगा, क्या होगा, रोटेट नहीं करेगा, ओके।
तो ध्यान से समझना है कि व्हील को रोटेट करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा। अब जैसे वहां पर ब्लॉक लगा देंगे, जैसे आपको वहां ब्लॉक लगा देंगे, तो अब वहां पर तो व्हील नहीं है, वो तो रोटेट नहीं कर देगा वहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां से रे टकराएगा, टकरा कर रहने दो। बट यहां से रे आ रहा है और व्हील को क्या करेगा, प्योरली रोटेट करवाएगा। तो कोई भी चीज जब रोटेट होता है, जैसे एयर, एयर क्या करता है, एक चक्री जो तुम बच्चे लोग खेलते हैं उसको भी रोटेट करता है, मतलब एयर के पास भी मास है, बहुत डिफरेंट टाइप की गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे मिक्सचर गैस है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो रे जो तुम देख रहे हो कैथोड के अंदर में जो रे है, इन्होंने बोला क्या ये मटेरियल पार्टिकल्स है, क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये जो रे है, मैंने तो अभी रे मान रहा था, बट इससे पता चला व्हील जैसे रोटेट हो गया, इस बात का प्रूफ होता है कहीं ना कहीं मेरे पास रे के पास पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से कोलिजन की वजह से ये व्हील को क्या कर रहा, रोटेट कर दे रहा। तो शायद आपको नजर आ रहा है यहां पर देखिए व्हील रोटेट कर रहा है, तो इस बात का प्रूफ होता है, इस बात से प्रूफ हो जा रहा है कहीं ना कहीं कि यस सर, मुझे ये बात क्लियर हुआ क्या कि ऑब्जर्वेशन थर्ड क्या हुआ, कैथोड रे, सॉरी कैथोड रे, ठीक है, ऑब्जर्व क्या हुआ, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है, दिस इज इंडिकेट बाय द फैक्ट दैट ए लाइट पैडल व्हील, जो हल्का सा पैडल व्हील था, प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रे स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है, स्टार्ट रोटेटिंग। बोलिए ये बात आप लोगों को क्लियर हुआ, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो फटाफट लाइक, अगर जो बच्चे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फटाफट। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब जनरली नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, अब उसका नेचर क्या है ना, पार्टिकल्स का हम लोग पता चल गया कि जो रे जो है एक पार्टिकल्स का बना है, क्योंकि वो क्या किया, व्हील को रोटेट कर दिया। अब व्हील को जब रोटेट कर दिया तो समझ में आ गया पार्टिकल्स है, मगर पार्टिकल्स का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, हल्का हल्का ट्रेंड हो रहा है ना। हमने हमने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब क्यों पढ़ रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर तो पहले हो चुका था, कौन डिस्कवर, नाम तो रखा गया था, अब ये डिस्कवर होने जा रहा है ना, जे थॉमसन 1897 में। तो नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में समझना है कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हुआ, इसका नेचर पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस नेचर का है, न्यूट्रल है ना। तो इस नेचर को फाइंड किया गया, तो कैसे किया गया, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर आप उस नेचर को फाइंड कर सकते हो। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कैथोड रे ट्यूब से जा रहा है और यहाँ पर फ्लोरोसेंट सब्सटेंस मैंने रखा है, जिंक सल्फाइड लगा रखा है, ओके, तो ये तो पता चल गया कैथोड से एनोड जा रहा है। अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रे नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो देखो ये बेंड हो गया, किधर बेंड हो गया, यहां पर टकराने लगा, तो ये कहां हो गया, ऐसे बेंड हो गया, तो मतलब यहां पर आप यहां पर क्या लगाए थे, नेगेटिव प्लेट, यहां पर पॉजिटिव, और यहां से बैटरी से आप जोड़ दिए थे, है कि नहीं, है ना। तो पहले एक बात बताओ, जैसे तुम पोटेंशियल स्टार्ट करोगे, बैटरी स्टार्ट करोगे, तो यहां पर जो फील्ड होगा उस फील्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड जैसे करोगे तो देखा गया जो रे का जो है ना वो सीधा जा रहा था ना, यहां पर टकरा रहा था ना, अब वो क्या हो गया, बेंड हो गया। तो बेंड होने का मतलब क्या है, ये किधर बेंड हुआ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गया, मतलब इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है नेगेटिव। तो इस बात का प्रूफ हुआ कि ये जो रे जो है, ये जो पार्टिकल नेचर का है, ये नेगेटिव चार्ज का है। ये क्या नेचर का है, नेगेटिव चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज है इसका, ओके। तो ध्यान देना है, ध्यान देना है, ये आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका नेचर फाइंड किया गया। तो ऑब्जर्वेशन 4 पता किया गया, व्हेन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द स्ट्रीम ऑफ द कैथोड रे, दे गेट डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड इट शो दैट कैथोड रे आर देमसेल्फ नेगेटिव चार्ज। तो आप लोग नेचर को फाइंड करने के लिए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हो या तो मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, देखो जैसे साउथ को लगाया गया, एक मैग्नेट को सामने रखा गया, तो देखो वो ऊपर बेंड कर गया, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ तब मैग्नेट लगाया गया, नॉर्थ का मैग्नेट इंड लगाया गया, तो देखो ये नीचे बेंड हो गया। तो ये देख रहे हो ना, तो उसके डायरेक्शन को, उसके नेचर को फाइंड करने के लिए किस नेचर का है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर सकते हो एंड मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन 5 ध्यान समझना क्या बोला गया, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज द अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द कैथोड रे, दे गेट डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन फॉर द नेगेटिव पार्टिकल्स, दिस इज द कंफर्मेशन दैट कैथोड रे हैज द नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये आपको ध्यान रखना है कि कैथोड रे के नेचर को फाइंड करने के लिए आप
इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा सकते हो एंड मैग्नेटिक फील्ड भी लगा सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा बात को समझना है, अब थोड़ा बात को समझना है, ठीक है। क्या समझना है? कैथोड रे जो है आयोनाइज द गैस। आप अभी भी बात कर रहे थे सर मैं गैस को क्यों फिल किया था, ठीक है। गैस फिल नहीं करते तो क्या होता? गैस को जब आप फिल कर रहे थे एक ट्यूब के अंदर में, तो सीधा सा बात है कौन कौन से गैस है, डिफरेंट डिफरेंट नेचर का गैस तुम पुट कर सकते हो, हाइड्रोजन को भी रख सकते हो, हीलियम को भी रख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नेचर के गैस को तुम फिल कर सकते हो, ऑक्सीजन को रख सकते हो, बहुत सारे। बट इंफॉर्मेशन यही है, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हीलियम को रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूं, ठीक है। ओके, समझना बात को। एक काम करो, कैथोड रे जो होते हैं, रे क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आप जब इसमें गैस फिल किए थे, बहुत ज्यादा गैस फिल कर दिए थे, क्या बहुत ही ज्यादा गैस फिल कर दिए थे। तो जब गैस आप फिल कर दिए थे बहुत ही ज्यादा, तो क्या हुआ, मैंने गैस को कम किया, क्योंकि अगर गैस ज्यादा फिल होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर मैंने बोला था कि ये ग्लो जो कर रहा था वो नहीं हो रहा था, है ना, ठीक है। जब ज्यादा प्रेशर होगा तो ग्लो नहीं करेगा, मैंने क्या किया, वैक्यूम पंप से यहां से गैस को निकाला था। अगर तुम ज्यादा तुम प्रेशर, अगर यहां ज्यादा गैस फिल कर देते हो तो क्या होता है, मान लो बहुत सारा गैस है, ठीक है, बहुत सारा गैस, ठीक है, बहुत सारा गैस है। जब बहुत सारे गैस अगर तुम यहां पर यूज करते हो तो एक्चुअली क्या होता है, जब तुम इलेक्ट्रॉन को लेके आते हो बैटरी से, देखो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो कहां से कहां होगा, देखो कैथोड यहां से आता है इलेक्ट्रॉन बैटरी से, यहां आएगा इलेक्ट्रॉन, यहां से आएगा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और यहां से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पहले एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने से पहले ही भगदड़ मचा हुआ है, रास्ता ही नहीं है, तो सीधा सा बात है ऑटोमेटिकली गैस के एटम कोलाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो कोलिजन ज्यादा होगा, और कोलाइड के ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा, और डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो सही से एनोड की तरफ नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हम लोग गैस को क्या करेंगे, बहुत ही कम फिल करेंगे, इज द 10⁻⁻² atm, है ना, मैंने बात किया था ना, ठीक है। तो गैस का प्रेशर क्लियर हो गया आपको? ओके, तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास गैस को ज्यादा फिल नहीं करना, अगर ज्यादा फिल कर दोगे तो गैस तो बहुत ज्यादा कोलाइड करेगा, ज्यादा कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल के आएगा, अभी तो आप लोग इलेक्ट्रॉन का भी कंटिन्यू चल रहा है, अभी तो इलेक्ट्रॉन मतलब आपको पता चलिए कैथोड नेगेटिव नेचर क्या, और नेगेटिव नेचर का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बोल दिया। तो पता इलेक्ट्रॉन जब आएगा यहां से और उसको एनोड की तरफ क्या करना है, ट्रेवल करना है, तो सही से ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कोलिजन कर रहा है, और कोलिजन होने के ज्यादा वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना पाथ को डिस्ट्रैक्ट कर देगा और कैथोड से एनोड सही से पहुंच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, अच्छे से क्या ग्लो नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपका पहला आंसर मिल गया, ये आपका पहला आंसर मिल गया, ठीक है। अब देखो गैस भी थोड़ा सा हेल्प करता है, अब बच्चे बोल सकते सर कमी क्यों, पूरा खत्म कर दीजिए, अब बच्चे बोल सकते हैं गैस क्या पूरा ही खत्म कर दीजिए, गैस को आप रखिए ही मत, 10⁻, क्या 0 कर दीजिए, 10⁻⁻² क्यों किए, अगर गैस को पूरा खाली कर दीजिएगा तो क्या करेगा, गैस मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा, पूरा स्पेस फ्री रहेगा, आराम से यहां ट्रेवल कर लेगा, ट्रू, आप यही सोचते होंगे, बट ऐसा भी नहीं है। क्या रीजन है इसका, इसका रीजन सुनिए, गैस 10⁻⁻² आप लोग रखना ही होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि गैस भी क्या करता है, हेल्प करता है, गैस जो तुम देख रहे हो वो भी हेल्प करता है, किससे, क्यों हेल्प करता है, आयोनाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना है ना, तो एक चेन बनाना पड़ेगा, है ना, जैसे तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दिए, हम इलेक्ट्रॉन उसको दिए, तो वहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए एक हेल्प चाहिए, मीडियम चाहिए, और उस मीडियम का नाम क्या है, गैस मीडियम। और गैस मीडियम कैसे ट्रेवल कराता है वो समझिएगा अच्छे से, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो आपने तो हाई पोटेंशियल रखा है, और हाई पोटेंशियल का मतलब क्या है, उसको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बस यहां से प्लेट से निकला और निकलने के बाद उसके पास ताकत चाहिए जो कि हाई स्पीड से एनोड की तरफ आए, कि आपका पोटेंशियल जो होगा बहुत ही ज्यादा हाई करना होगा, सॉरी, ओके, पोटेंशियल हाई रखना होगा। तो पोटेंशियल हाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल आपको हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी चाहिए जो वहां से वहां ट्रेवल हो सके, इसलिए यहां पर मैंने पोटेंशियल ज्यादा रखा, हाई वोल्टेज वाला। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाबू आएगा, आने से यहां पर जैसे आएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास हाई पोटेंशियल है,
ये क्या करेगा, देख जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास एटम है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, यहां भी हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं। ओके, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, आने के बाद बहुत स्पीड से एटम के अंदर में पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट मतलब समझते हो, पेनिट्रेट मतलब अंदर घुसेगा, कोलाइड करेगा और एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा धक्का मार के। ठीक है, क्या करेगा, धक्का मार के एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, आयनाइज करेगा। तो मतलब हम ये बोल रहे हैं कैथोड रे आयनाइज द गैस थ्रू द विच देयर पास। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन आया, इसको धक्का मारा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन आया, इसको धक्का मारा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले क्या बना ले रहा है, H+, है ना। तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है हाई स्पीड से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, जैसे हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बन गया। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते निकालते ये एनोड की तरफ आके बैठ गया, और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन आया, आने के बाद फिर ये कंटिन्यू चल रहा है। तो मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम या हीलियम के एटम भी तुम यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन के एटम मैंने लो इसलिए रखा क्योंकि आराम से कोलिजन भी हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है, और एक उसको मीडियम भी चाहिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का। तो कैथोड रे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को जो भी गैस है उसको क्या कर दे रहा है, आयोनाइज कर दे रहा। तो आयोनाइज करने से क्या हो रहा है, एक हेल्प मिल रहा है, एक कनेक्टिविटी मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, है कि नहीं। तो ये कहने का मतलब क्या है, हमने क्यों गैस रखा, हाई पोटेंशियल क्यों रखा, लो प्रेशर क्यों रखा, ये आपको बात समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, इंफॉर्मेशन यही है कि कैथोड रे ट्यूब से एक और एक्सरे भी निकाल सकते हैं। जब आप यहां पर ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रोड को वहां तो कोई भी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, यहां पर इलेक्ट्रोड स्पेसिफिक रखोगे, कौन कौन से इलेक्ट्रोड स्पेसिफिक रखोगे, ध्यान रखना, जब भी कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे, ये एक्सरे भी प्रोड्यूस करवाता है व्हेन दे आर यूज्ड टू द फॉल इन द मेटल, टंगस्टन ले लो, कॉपर ले लो। मतलब आपका ये देखो एनोड, जब आपका एनोड जो होगा वो किसका होगा, या तो कॉपर का होगा या तो टंगस्टन का होगा। जब आप यूज करते हो तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से रे आता है तो यहां से क्या करता है, एक्सरे प्रोड्यूस भी करता है। तो ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कैथोड रे से एक्सरे प्रोड्यूस करवा भी सकते हैं। ठीक है, वहां से एक एनर्जी लूज होता है जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं उसको, उस रे को बोलते हैं एक्सरे बोलते हैं। ओके, साथ ही साथ E/M रेशियो, E/M रेशियो क्या हुआ, दैट थॉमसन ने चार्ज का रेशियो नहीं निकाला। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं निकाला। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को निकालने के लिए जो साइंटिस्ट था वो था क्या पता है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो बात निकला। बट इंफॉर्मेशन यही है कि जे थॉमसन ने E/M रेशियो निकाल पाया। कैसे E/M रेशियो निकाला समझिए, ठीक है, ये बात समझिए। जब ये कैथोड रे से एनोड रे ट्यूब में आ रहा था, जब ये कैथोड से एनोड ट्यूब में आया, आने के बाद यहाँ पर जिंक सल्फाइड लगाया गया। अब जैसे ये जिंक सल्फाइड लगाया तो देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगाया, यहाँ पर क्या है मेरे पास नेगेटिव और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हो, यहां पर पॉजिटिव लगा लिए, यहां पर नेगेटिव लगाया, मान लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, जो मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव नेचर का है, ये किधर बेंड करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, नजर आ रहा है। तो ये आया ऊपर बेंड कर गया। अब बच्चे बोल सकते हैं सर उस टाइम तो नीचे बेंड किया था। अरे भाई वहां नीचे इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था या नेगेटिव था। आप प्लेट को तो चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कभी भी इस पैटर्न को जब समझोगे तो प्लेट को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मैं अभी क्या किया, मैं ऊपर क्या, चलो तुम लोग के हिसाब से ही बेटर है, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अब खुश। ठीक है, आओ अब समझो, फिलहाल के समझो क्या बोल रहे, कैथोड से एनोड जैसे रे आ रहा है, आने से क्या हुआ, ये किधर बेंड कर गया, यहां बेंड कर गया, यहां पे स्ट्राइक किया, बेंड हो गया। तुम समझ में आया ये कैसा नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। तब अब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर बेंड कर रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा एडजस्ट किया गया, उसको ऐसा एडजस्ट किए कि ये फील्ड कहां चला गया, ऊपर चला गया, नहीं ऊपर नहीं गया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर जाता है, बट इसका नॉर्थ एंड साउथ, मैंने दिखाया था ना, मैग्नेट को नॉर्थ पोल लगाया तो ऊपर चला जा रहा था, साउथ पोल लगाया तो नीचे चला जाता था, ऐसा हो रहा था ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो ऊपर चला जा रहा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा एडजस्ट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नीचे ले जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बोला नहीं हम तुमको ऊपर ले जाएंगे, तो इसको नीचे एंड ऊपर की वजह से कहां चला गया, बीच में चला गया। मतलब
आप देख सकते हो जितना आप इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हो उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लगा देते, मतलब ये कहां चला गया, बीच में चला गया। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से आप यहां बेंड कर रहे थे, अब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा एडजस्ट किए कि ये उसको ऊपर ले जा रहा था, तो ऊपर ले जाना मतलब क्या, उसको बीच में ले गया। तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स को क्या किया गया, बराबर किया गया। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को क्या किया गया, बराबर किया गया। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो गया तो क्या हुआ, रे कहां से चला गया, बीच से पास किया। बीच से पास करने का मतलब क्या है, ये E बाई एम का रेशियो निकाला गया। कैसे निकाला गया E बाई एम का रेशियो, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखेंगे, ये फिजिक्स वाले लोग बोलते हैं, आप लोग अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री आपको ये बात नहीं बताता है, आपको ये बताता है तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से उसको बेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेट है फोर्स से खींच रहा है ना इसको, ये जो फोर्स है वो फोर्स कितना है, वो फोर्स है आपका QE। क्या है, QE। यहां पर जो Q नजर आ रहा है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर जो आपका Q है वो आपका क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको हम लोग E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे E जो है ना, E क्या है पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है, तो Q इंटू ई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्योंकि मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा था, उस फोर्स से उसको नीचे खींच ले रहा था, मैग्नेटिक फोर्स को ऊपर खींच ले रहा है ना, तो कितना से फोर्स खींच के उसको बराबर कर दे रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका Q B V। Q आपको पता है क्या है, B क्या है, यहाँ पर B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर V जो है आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, तभी तो जो रे है ना बीच में चला जा रहा है। यहां तो क्लियर है आप लोगों को? ओके, ध्यान रखो। अब क्या हो रहा है, Q इक्वल टू QBV। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर कहीं ना कहीं यहां से हम क्या कर सकते हैं, Q से Q काट सकते हैं, यहाँ Q इज द चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो यहां से आया आपका E इज इक्वल टू BV। ओके, इज इक्वल टू BV, तो यहां से वेलोसिटी जो आ गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब एक बात बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड जब तुम रख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, देखो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, किसी भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना तो वो रोटेट कर जाता है, घूम जाता है। क्यों घूमता है ना, चलो बताते हैं, उस चीज को भी कंप्लीट कर देते हैं। आओ समझो, मैं समझाता हूं, आइए यहां पर समझिए। देखिए मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे भेज रहा हूं, ठीक है, ये तो फिजिक्स वाले लोग बताते हैं मगर मेरा काम नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये क्या होता है, ये ऐसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है अंदर की तरफ, तो अंदर की जब मैग्नेटिक फील्ड जाता है ना तो उसको मैं क्रॉस से दिखाता हूं। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंदर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशन में तो मैं दिखा नहीं सकता, 3 डायमेंशन में तो दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, टुवर्ड्स द इनवर्ड, ये अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये इनवर्ड का क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, राइट। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड को तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे तो एक चार्ज पार्टिकल है, देख लो ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये आपका क्या है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है, जो भी मान लो चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल को तुम भेज रहे हो, जो कि तुम कैथोड रे बोल रहे थे, यही तो है चार्ज पार्टिकल्स है, पार्टिकल नेचर का है, ये तो आपको पता है। ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v से। आओ फिजिक्स की हेल्प से, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, फिजिक्स रूल समझाया है वो तो अब समझना पड़ेगा, है ना। अब समझ लो, देखो ये है वेलोसिटी, देखो ये थंब, लेफ्ट हैंड, नॉट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड रूल को समझो। ये देखो, ये जो देखो, ये आपको बताएगा, ये फिंगर आपको बताएगा क्या, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल। और ये जो फील्ड है ये आपको बताएगा, ये थंब बताएगा, ये कहां बताएगा, टुवर्ड्स द अंदर, देखो ये फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, ये वेलोसिटी कहां है, उधर है, तो ऑटोमेटिक थंब तुम्हारा कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, ये थंब जो है ये डायरेक्शन बताता है फोर्स, मतलब यहां पर एक फोर्स एक्ट करता है। और ये फोर्स कैसा फोर्स है बताइए, ये फोर्स आपको कहां ले जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो बताइए, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे फ्लो हो रहा है, एक चार्ज पार्टिकल जब ऐसे फ्लो हो रहा है तो फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ। देखो चार्ज पार्टिकल ऐसे लग रहा है तो फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। जैसे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, देखो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है,
फोर्स उसको ऊपर कर रहा है। तो देखो मैं यहाँ पर एक फोर्स ऊपर कर रहा है, तो क्या बोलोगे, अब ऐसे जाएगा पार्टिकल्स। तो जैसे इस चार्ज पार्टिकल को जब तुम इसको ऐसे करोगे, मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रखे हो तुम इस डायरेक्शन में, तो फोर्स उसको बोल रहा है तुम ऊपर जाओ। फोर्स क्या बोल रहा है, ऊपर जाओ। तो देखो इस पार्टिकल्स को चेंज कर दिया डायरेक्शन, देखो ऐसे किया, पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब देखो, अब वेलोसिटी इधर जा रहा है, तो देखो मैंने बताया था ये थंब आपका वेलोसिटी बताता है। देखिए फील्ड कहाँ है, फील्ड कहाँ है बताइए, देखिए ये आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी फील्ड अंदर, तो देखिए ये क्या बताता है, फोर्स। अब फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में, ये फोर्स थंब कहां है, उधर है, इस डायरेक्शन में। तो बताइए ये फोर्स अब यहां लगने वाला है फोर्स, तो अब उसको उधर किया, तो फोर्स जैसे लगेगा, देखो मैं यहां पे बताता हूं, ये अंदर जा रहा है फोर्स, ठीक है, अंदर जा रहा है। तो अब इस पार्टिकल का नेचर किधर हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, फिर देखिए वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी, ये आपका फील्ड, ठीक है। ऐसे में कैसे दिखाऊं, हाथ टूट जाएगा। ओके, अब देखिए ऐसे, देखिए ये आपका वेलोसिटी, ये आपका फील्ड। अब देखिए ये कहां जा रहा है, इधर की तरफ, तो ये फोर्स आपका कहां हो गया, इधर। देख रहे हैं ना, एक सर्कुलर रोटेशन करवा रहा है, कैसे बेंड कर रहा है, देख रहे हो ना, एक सर्कुलर रोटेशन करवा रहा है। अब देखो ये पार्टिकल को ऐसे ऐसे फोर्स किया, पार्टिकल चला गया इधर, फिर उसको ऐसे करेगा, पार्टिकल चला जाएगा ऐसे, ऐसे करते करते, रोटेट करते करते, देख रहे हो ना, पार्टिकल को एक सर्कुलर बना दिया। कैसा बना दिया, सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन की वजह से अब फोर्स कहां हो रहा है, देखो तो टुवर्ड्स द सेंटर, देख रहे हो ना, टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स कहां है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है एम वी स्क्वायर बाई में आर। एम क्या है, मास ऑफ चार्ज, वी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस। रेडियस मतलब यहां, बोलो यहां तक क्लियर हुआ। अब तुम लोग बात उठाई दिए हो तो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर, यही तो है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आप देख रहे हो, मैग्नेटिक फोर्स जो आप देख रहे हो, वो मैग्नेटिक फोर्स मैंने कितना लिखा था प्रूफ के अकॉर्डिंग, क्यू बी वी, और किसके बराबर आएगा बताओ, एम बी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को तुम क्या करोगे, एम बी स्क्वायर बाई आर तो लिख दिए, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्यू बी एम बी स्क्वायर बाई आर, बी से बी काट दो, तो क्या हो जाएगा, क्यू बी बाई में एम वी बाई में आर। ओके, और यहां से ध्यान से रखना, ध्यान सुनो, v को चेंज कर दो ई बाई एम में, तो क्यू एम इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या होता है, ई बाई वी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड बाई में आर। अब देखो चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज यहां पर ई है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो क्यू को मैं ई तो लिख ही सकता हूं, बाई में एम नीचे चला जाए, ई बाई एम इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, कैपिटल ई बाई में बी, और नीचे आ जाएगा तो ये भी बी, तो बताइए, और नीचे आर भी है, तो क्या हो जाएगा, ई बाई में बी भी हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू आर। तो बताइए ई बाई एम रेशियो जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का मास किसके बराबर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में बी स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर इंटू आर। अब बताओ साइंटिस्ट को क्या चाहिए, साइंटिस्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ही रहा है, तो वो तो कितना लगा रहा है वो तो उसको पता है, हमको तो पता नहीं है, वो पुट कर दो। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रहा है वो तो साइंटिस्ट को पता है, बी स्क्वायर लगा दो। और ये आर, आर मतलब क्या है, ये कितना से रोटेट कर रहा है, उसका तो रेडियस तो वो जानता ही होगा, रेडियस तो साइंटिस्ट है वो तो कैलकुलेट करेगा, भाई कितना पर वो स्ट्राइक कर रहा है तो कितना वो रेडियस होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस आपको पता है, तो आप उस इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम रेशियो निकाल सकते हो। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मास, डिस्कवरी ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया, चार्ज निकालने के बाद फिर ऑटोमेटिकली मास निकल गया। तो बोलो आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो केमिस्ट्री में फॉर्मूला भी नहीं चाहिए, तुमको केमिस्ट्री में फॉर्मूला भी नहीं चाहिए, मगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बोल देता कि जे थॉमसन ई बाई एम रेशियो निकाला, तो कैसे निकाला, है कि नहीं, ई बाई एम रेशियो बस निकाला। ई बाई एम का रेशियो का चार्ज कितना होता है, याद कर लीजिए, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं ये रेशियो निकाल लिया, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट कितना करके आया, 1.75 इज द कांस्टेंट नंबर, 1.758820 into 10^11 कूलम पर केजी। ओके, इससे पता चल रहा है कि आपका ई बाई एम रेशियो कितना है, ठीक है। बस आपको सिर्फ आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, आपको कभी फॉर्मूला भी नहीं पूछेगा,
ठीक है, आपको कभी भी फॉर्मूले में नहीं पूछेगा, बट मैं प्रूफ के साथ मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग इतने ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे का पोर्शन। जब तक के लिए आप इसको अच्छे से मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये सारा पोर्शन आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ के तौर पर, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके, तो आज के इतने ही रखते हैं। चलिए, गुड नाइट, बाय।